वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कौन ये? गुलदास परवीन? नहीं सर, खदीजा परवीन। चलो खदीजा परवीन, क्या हाल है? खैरियत? अब तक भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिना लेट किए हुए काफ़ी लोग अब। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। और चलिए हम लोग जो बात कर रहे थे कल, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र को लेकर के 3 क्लास शायद अब तक हो चुका है ना, या 4 क्लास हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 को लेकर के, या इसके संदर्भ में बात करेंगे। आपको याद होगा कल भी हम ये बात बोले थे कि अगर बात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की बात करेंगे तो वो, और अगर उसी की जगह बिहार पाठ्यचर्या 2008 की जो रूपरेखा है उसकी बात करेंगे तो वो, तो ज़्यादा लाभकारी हमारे लिए या हमारे से संबंधित, हमसे संबंधित कौन होगा? 2008 होगा। बिहार वाली हमारे हमसे ज़्यादा कनेक्ट होगा, है ना? कह रहे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तुम लोग से पूछ रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसे बोलो ना। नहीं सर, ऐसा होता है। एकदम नहीं आ रही है क्लियर? नहीं सर, आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है ना? यस सर। चलो चलो हम टॉपिक पे आ रहे हो। ये आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है थोड़ा सा है तो आप उसको एडजस्ट कीजिए। और वैसे भी आप लोग को हम बता दें एक चीज़ कि हम क्लास के बाद अपलोड कर देते हैं सारा चीज़, तो अगर नेटवर्क कंजक्शन की वजह से अभी क्लियर नहीं होगा तो एटलीस्ट नेटवर्क अभी क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब अपलोड कर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में अपने नेटवर्क के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, है ना? कल भी आज भेजे थे ना, देखा था ना कल वाला क्लास? यस सर। तो इसी तरह आज का क्लास भी हम भेज देंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है। मतलब अभी तुम लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है। तो ये जो आई है ये 2020 में आई है। जब हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो मतलब ये भी क्या हुआ? नेशनल। और पाठ्यचर्या क्या है? शिक्षा से संबंधित ही है। शिक्षा में जो हमको पढ़ना है उसी में से जो मेरे लिए सिलेबस होगा उसके बारे में क्या है, वो पाठ्यचर्या होगा मेरा, है ना? वो है। तो उसमें 2005 में क्या था और अभी वाले से ही इसको अलग किया गया, कैसे वो अलग है? तो इसको हम समझेंगे पहले कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था, एक निबंध लिखा था। उनके लेख का नाम था सभ्यता और प्रगति। क्या था वो? सभ्यता और प्रगति। तो सभ्यता और प्रगति में उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के जो दस्तावेज़ हैं, दस्तावेज़ मतलब जो प्रूफ है
उसके आधार पर कि पाठ्यचर्या निर्माण के लिए 5 निर्देशक सिद्धांतों को मानना चाहिए। उन्होंने कहा था, किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था अपने एक लेख में, अपने एक निबंध में, जो सभ्यता और प्रगति के नाम से छपा था, कि मतलब जो सभ्यता है और उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रगति होना चाहिए, इन दोनों के बीच समावेश कैसे हो, इसको लेकर उन्होंने लेख लिखा था। उसमें उन्होंने जो कुछ बातें सुझाई थी या बताई थी, या कुछ बिंदुओं पर जो जोर दे करके कहा था कि इस चीज़ को लागू करना चाहिए, उसमें था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दस्तावेज, उसको हम बोलते हैं, उसमें 5 मूल सिद्धांत रखे गए थे, 5 निर्देशक प्रस्ताव रखे गए थे। निर्देशक प्रस्ताव का मतलब, निर्देशक होता है गाइडेंस, जो आपको डायरेक्शन देता हो, जो आपको बताता हो और आप उसको फॉलो करते हो। तो उसमें कहा गया 5 चीज़ों को जोड़ा जाए, जो कहीं ना कहीं उस वक्त जब उन्होंने कहा तो उनका यही विचार था कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनका मार्ग प्रशस्त करेगा, वो उनको बताएगा कि उनको क्या, कब, कैसे करना है। ठीक है, उसका आधार ये था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर देखा जाए। ठीक है, मतलब जो एक कॉमन सिस्टम हमारे सोसाइटी का हो चुका है कि हम लोग रटंत वाली प्रणाली से मुक्त हो जाए। रटंत बोला जाता है, हालांकि शब्द सुनने में अजब सा लग रहा है, लेकिन हिंदी का ये शब्द है रटंत, और हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं रट के पास करना, तोता की तरह रट रहा है कोई, बोला जाता है। बहुत सारे लोग समझते नहीं, रटने पे ध्यान देते हैं, तो उनको रट्टूमन लोग बोलता है, सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि रटंत शिक्षा से बाहर आओ और स्कूल की पढ़ाई के भी बाहर आओ। स्कूल में जो कुछ पढ़ा है, विद्यालय में जो कुछ सीखा है, उसको विद्यालय से बाहर जो भी वातावरण है उसमें सीखो, उससे कंपेयर करो। तो इस आधार पर उन्होंने अपने निबंध सभ्यता और प्रगति में इस चीज़ का जिक्र किया, इसके बारे में बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कि अगर हर बच्चा पढ़ी गई जो भी चीज़ें हैं, पढ़ाई गई जो भी चीज़ें हैं, जो उसको स्कूल में बताई गई हैं, उन चीज़ों को, ठीक है, उन चीज़ों को वो क्या करे कि स्कूल के बाहर खोजे, स्कूल के बाहर के वातावरण में खोजे। अगर ऐसा वो करता है, ठीक है, तो वो अपने पढ़ाई का जो मकसद है, जो गोल है, उस तक पहुंचेगा। एंड दिस विल बी द रियल गोल ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का सही गोल यही होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा, मतलब मोटा मोटी 5 नियम को हमको नहीं जानना है। यहाँ पे उनके कहने का आधार ये था कि रट करके पास करना, मतलब बिना सोचे समझे बस रट लो। जैसे GOT गॉड गॉड मैंने खोदा, हो गया, बस रट लो। GOAT गॉड गॉड मैंने बकरी, तो बस रट लो। ये नहीं होना चाहिए, है ना। उसको आप गॉड को रटना है, रटिए, गॉड माने बकरी रटना है, रट लीजिए, लेकिन समझिए भी इसका अर्थ क्या है, किस मायने में है, क्यों बोला गया है ना। हर जगह तो हम गॉड ही नहीं बोलते। अब एक एग्जांपल हम इंग्लिश का लिए, एक वर्ड हम तुमको बोलते हैं, कोर्ट में जाएंगे कचहरी में तो बोलता है, वकील बोलता है जज को, यस माय लॉर्ड, वो वहाँ बोला माय लॉर्ड। लॉर्ड भी खुदा है, LORD लॉर्ड, बाई मीनिंग लॉर्ड का मतलब वही है जो गॉड का मतलब है। तो फिर वो माय गॉड क्यों नहीं बोलता है? वकील को चाहिए कि कोर्ट में बोलता है यस माय गॉड, यस माय गॉड, तो बोलता तो नहीं माय गॉड, वहाँ माय लॉर्ड बोलता है। लॉर्ड का मतलब नियमतः जुड़ा हुआ होता है कोई चीज़, और गॉड नियम से परे है। जब गॉड हम बोलते हैं तो ऑलमाइटी गॉड, उसके पीछे का व्यू होता है। जब ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं तो कहते हैं सब कुछ बनाने वाला, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाकिम है, ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितना नाम बोलना सब बोल दो। सबका जितना भी गुण है वो सब समायोजित है उस ऑलमाइटी गॉड के अंदर, वो अर्थ में होता है। लेकिन जब लॉर्ड कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं नियम से जोड़ करके बोल रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे एक वकील जब नियम का उदाहरण देता है, कुछ लॉ समझाता है, उसके तहत कोई बात रखता है जज साहब के सामने, तो वह माय लॉर्ड बोलता है। खैर हमको यहाँ पे वकील साहब की वकालत नहीं करनी है, और अंग्रेज़ी का डिस्कशन भी हमको यहाँ पे व्याख्यान नहीं करना है। इन दोनों चीज़ से हम हट करके बात करें अगर, दैट इज सिंपल वे इज ओनली कि हमको डिस्कस करना है व्हाट शुड बी द NCF 2005 एंड व्हाट द टॉपिक्स टोल्ड
और अनटोल्ड दैट यू नो। जो बहुत सारी चीज़ ऐसे टोल्ड जो कहा गया है उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ को नहीं भी कहा गया, अनटोल्ड बोल रहे हैं, नहीं भी कहा गया। हर चीज़ एज इट इज़ लिखा हो वही करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी टीचर कहेगा लिखना चाहिए, लिखो। या कोई भी टीचर कहता है आपको कैसे लिखना चाहिए, सुबह में लिखना चाहिए, शाम में लिखना चाहिए, रात में लिखना चाहिए, अरे वो तुम खुद डिसाइड करो ना कि लिखना कब चाहिए, लेकिन तुमको लिख करके लाना है। दैट शुड बी द। तो जब भी कोई बात टोल्ड होती है तो मोरली बहुत सारी चीज़ अनटोल्ड भी होती है। तो उस दोनों को मिला करके रविंद्रनाथ टैगोर अपना एक वक्तव्य रख रहे हैं, और उनका जो वो, जैसे कि अभी हमने कहा, उनका एक निबंध छपा, और उस निबंध के अंदर उन्होंने इस बात को रखा। ठीक है, निबंध का नाम बताया आपको कि सभ्यता और प्रगति, मतलब सभ्यता का जो विकास हुआ और ये प्रगति पर बनी रहे। ये नहीं कि विकसित समाज की बात कर दिया बस हो गया, विकसित जो हुआ वो हुआ, अब आगे इसको और विकसित होना है, और आगे डेवलप करना है, और आगे जाना है। तो डैट मीन्स प्रगति में होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो सभ्यता का जो प्रगति से संबंध है वो ऐसा संबंध है जैसा तुम्हारा और हमारा डेली के 3 टाइम के खाने के साथ है, वॉशरूम आने जाने के साथ है, ईश्वर की प्रार्थना करने के साथ है। ठीक है, हमारे वस्त्र पहनने की तरह से है, हमारे घर में रहने की तरह से है, हमारे हर चीज़, मतलब डेली ना जैसे सांस ले रहे हैं उस तरीके से। अगर कोई सभ्यता विकसित नहीं होती है तो वो पास्ट में ही जीती रहेगी हमेशा। अगर सभ्यता विकसित नहीं करेगी तो फिर तो ठहराव हो जाएगा ना, और ठहराव के लिए सीधे कहा जाता है कहीं का ठहरा हुआ पानी क्या होता है, गंदा माना जाता है। नाले का पानी ठहरा होता है, गंदा होता है। समुद्र का पानी ठहरा हुआ नहीं होता है, गंदा नहीं होता है ना। तो इसीलिए होता है क्या है कि हमको समझना पड़ेगा कि उनके इस वक्तव्य यानी सभ्यता और प्रगति का अर्थ क्या था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलॉसफी काफ़ी बहुत पहुंची फिलॉसफी है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में एक बात को उजागर किया और ये कहा कि जो भी सभ्यता है उसके आगे प्रगति होना चाहिए उसमें, और प्रगति अगर होती रहेगी तो वो उसके लिए अच्छा है। और इसके लिए सबसे अच्छा टूल एजुकेशन है, शिक्षा है। और शिक्षा के अंदर जाहिर सी बात है, शिक्षा तो हो गया तो स्कूल भेज दिए गार्जियन, बच्चा स्कूल चला गया, बच्चा क्या कुछ पढ़ रहा है और क्या कुछ कर रहा है, क्या इससे गार्जियन का कोई लेना देना नहीं है, 100% लेना देना है। तो इसीलिए कहा उन्होंने कि बच्चा जो भी कुछ स्कूल में पढ़ रहा है, जो भी कुछ पढ़ रहा है स्कूल में, उसको स्कूल के बाहर के वातावरण में खोजे, उसको देखे कि उसके चारों तरफ उसके सोसाइटी में ये चीज़ कहाँ है और कैसे उसको जोड़ा जा सकता है। उसके लिए उन्होंने 5 निर्देशक सिद्धांत की बात की। निर्देशक सिद्धांत बोल रहे हैं, सीधे सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं। सिद्धांत होता है कि आपको बोल दिया ये काम करना है तो करो, ठीक है। तो निर्देशक सिद्धांत को समझने के लिए अब समझ लो इस तरह, जैसे अगर हम बोलते हैं मुस्लिम के लिए कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए एवरीडे, ये सिद्धांत हो गया, चलो पढ़ो। जब मस्जिद में जाते हैं तो इमाम नमाज पढ़ के दिखा रहा है और उसको बताओ कि नमाज ऐसे पढ़ो, ये नहीं कि बस मस्जिद चले जाओ, उठा पटक करो चले आओ, बल्कि सिस्टम है हाउ टू प्रे, कैसे करो। मंदिर में जाओ तो हाउ टू वर्शिप, कैसे पूजा करो, सिद्धांत है। तो एक तो पूजा करो एक बात हुआ, और दूसरा पूजा कैसे करो दूसरी बात हुआ। तो उन्होंने वही चीज़ पे जोर डाला कि सभ्यता और सभ्यता की जो प्रगति है ये दोनों बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरीके से है कि वो शिक्षा से हासिल की जा सकती है, और शिक्षा के अंदर पाठ्यचर्या होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, इसका डिसीजन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 5 ऐसे सिद्धांत को रखा जिनको निर्देशक सिद्धांत के तौर पर समझते हैं, और उसके ज़रिए उन्होंने यही कोशिश की कि जो कुछ भी एक बच्चा अपने स्कूल में सीखेगा, स्कूल में बताया जाएगा उसको, जैसे भी सीखे, नोट डाउन करके हो, मोरली हो, याद करके हो, बोर्ड पर देख करके हो, सुन करके हो, वॉट एवर विद द रीजन्स, है ना। तो वो जो भी जिस भी कारणों से सीखा हो उसको जा करके वो स्कूल के बाहर के एटमॉस्फेयर में, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, अपने मोहल्ले में, टोले में, कस्बे में, गांव में, शहर में, वहाँ पर उसका मिलान करे और एक यथार्थ तक पहुँच सके कि भाई जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ इट्स द रियलिटी, वास्तविकता क्या है इसकी, सच्चाई क्या है इसकी, किस तरीके से है, उसको जाने। तो इसके आधार पर 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी बोलेंगे तो हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या।
2005 और अंग्रेजी में संक्षिप्त वर्णन करेंगे, संक्षिप्त में बोलेंगे वर्ड, तो हो जाएगा नेशनल के लिए N, करिकुलम के लिए C, फ्रेमवर्क के लिए F। दैट मीन्स सवाल में आएगा कि NCF 2005, समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो अब हम बात कर रहे हैं NCF 2005 के बारे में। गुलबाज परवीन बहुत देर से जुड़ी हो, चलो डू इट कंटिन्यू। हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे थे, अब हम मेन टॉपिक पे आए हैं NCF 2005 पर, तो चलो यहाँ से जुड़ जाओ, ठीक है। तो अब तक आप लोग समझ चुके कि रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कहने का अर्थ क्या था कि उन्होंने जो अपने सभ्यता और प्रगति में जिन बात का जिक्र किया और जिसके अंदर उन्होंने ये बात रखी कि स्कूल के बाहर जो जीवन है बच्चों का, उसमें उसकी स्कूल के अंदर की पढ़ाई को जो भी वो सीख करके आया उसको सुनिश्चित कर सके, वो अप्लाई कर सके। वो कैसे करेगा? इसके लिए उन्होंने कहा कि 5 ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जो निर्देशन करे। हम उस 5 सिद्धांत की बात नहीं करेंगे बिकॉज हम रविन्द्रनाथ टैगोर का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है NCF 2005। तो आधार उस बिना पे रखा गया, इसलिए हमने उनकी बात करी है, और जो आधार रखा गया उसके अंदर क्या बातें आई, अब उसके बारे में देखते हैं। NCF 2005 के बारे में उसमें कहा गया बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। गौर से सुनना, बालकों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ठीक है ना? बालकों को क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाया जाए, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अंदर इस विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। मेन ये डिसाइड किया गया कि पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, एक चीज़ क्या पढ़ाना है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ कैसे पढ़ाना है, ठीक है? दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यानी जो पढ़ाना है वो उसके लिए काम का होना चाहिए, उसको वो आगे अपने कैरियर से जोड़ के चल सके, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आज तुम डिप्लोमा कर लो, कल तुम MBA कर लो, परसों तुम फिर BTech करते रहो, फिर चौथे दिन जाकर के एजुकेशन का कोर्स कर लो। आपको अब सब कोर्स तो कर लिए, नौकरी कहीं नहीं पाई। दैट शुड नॉट बी द रीज़न टू ज्वाइन एनी कोर्स। आप जिस कोर्स को करोगे उसका एक मकसद है, दैट यू हैव टू अचीव। सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिली है कि नहीं मिली है, सवाल ये होता है कि क्या आपको आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर रियली में कमांड है। डू यू हैव द मास्टर नॉलेज अबाउट ऑफ योर टॉपिक। क्या आपके अपने टॉपिक पर आपका पूरी पकड़ है, ग्रिप है। मास्टर का मतलब क्या होता है? मास्टर पीस होता है जिसका जोड़ा नहीं हो। तो आप अगर अपने सब्जेक्ट में कमांड नहीं कर पाते हो तो दूसरे सब्जेक्ट को क्या बताओगे? आप अपने ही सब्जेक्ट को देख लो पहले। आप एक सब्जेक्ट पे पकड़ रखो, इतना पकड़ रखो कि उससे जोड़ करके स्किल तक पहुंचा दो उसको, है ना? आज स्किल के ऊपर PM प्रधानमंत्री की योजनाएं आ रही हैं और हमेशा आती रही है, ऐसी बात नहीं कि आज आ रही है। कहने का मतलब कि अगर मेरा बेस ही ठीक नहीं होगा, एक बिल्डिंग जिसका बेस नीचे का ठीक नहीं है, क्या 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत बनाएंगे उसके आगे? हम नहीं बनाएंगे, टूट जाएगा, गिर जाएगा, सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इसीलिए बेस सही होना चाहिए। तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो नॉलेज कि बच्चा क्या पढ़ेगा, किस कोर्स में क्या चीज़ होना चाहिए जो उसके लिए काफ़ी हो, है ना? ये सोचना होगा। दूसरा सवाल होगा कैसे पढ़ेगा। इस बिंदु पर NCF 2005 की कसौटी तय की गई। नंबर 1, कोई दिक्कत इसमें? नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 जिसकी बात हम कर रहे हैं को रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से जोड़ करके देखा गया, जिसका चर्चा मैंने पहले भी किया, जिसकी चर्चा पहले भी किया। उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपने की कुंजी है। 2 शब्द अभी बोले हम, दोनों को ठीक से समझना। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता एक टॉपिक अलग ही हो जाएगा अगर हम पूरा डिस्कस करने लग जाएंगे तो हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलेंगे कि तुम समझ लो सृजनात्मकता है क्या। एक ही काम को 4 आदमी कर रहा है, 4 आदमी कर रहा है। कौन सा काम है हम उसका उदाहरण नहीं दे रहे, कोई भी काम किया, एक आदमी उस काम को करने में पूरा दिन लगा दिया,
दूसरा आदमी उसी काम को करने में आधा दिन लगाया, तीसरा आदमी मान के चलो 6 घंटा लगा दिया, और चौथा आदमी उसी काम को करने में 2 घंटा लगाया, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे उपयुक्त आदमी कौन है? बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे उपयुक्त आदमी कौन है? जो 2 घंटा लगाया वही होगा, जो 2 घंटा लगाया वही होगा ना। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान देना होगा हमको कि टाइम की बचत होनी चाहिए। समय बहुत बलवान है। इसके ऊपर एक छोटा सा एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसको अदरवाइज नहीं लेने का है। आज के समय में तार्किक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। एक सवाल है कि एज या जनरेशन गैप क्या होता है। तो जो तुम लोग आज जुड़े हो अभी क्लास में, तुम ऐसा नहीं कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं पढ़े, उनको शिक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने भी पढ़ा, उनके मम्मी पापा भी पढ़े होंगे, एंड सिमिलरली सबके मम्मी पापा कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। तो होता क्या है, 1 बाय 1 सब लोगों ने अपने टाइम में शिक्षा को महत्व दिया है। लेकिन अगर हम बात ये करें कि महत्व कितना दिया, तो यह फ़र्क मिलेगा। पहले की तुलना में लोगों ने आज शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है। इस बात को मानने में किसी को इनकार नहीं है, सब मानते हैं इस बात को। इसका आधार है, अभी देखो समय के साथ भी ऐसे ही है। पापा के बारे में कहा जाए, पापा 20 रुपया बचाने के लिए, 20 रुपये का भाड़ा रिक्शा का बचाने के लिए सोचते हैं चलो 20 मिनट तो लगेगा, चले जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, चले गए। अगर किसी इंसान से पूछो क्या किए, तो लोग कहेगा बहुत अच्छा किए, सेहत बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी चलने फिरने से, अच्छे तरीके, सही बात है, 20 रुपये ही बचत हो गए, बहुत अच्छी बात है। दूसरे तरफ उनके बेटा से पूछेंगे, वो कहेगा भाई 20 रुपया ले लो, टाइम तो मेरा बचेगा, 20 मिनट मेरा टाइम बच रहा है। तो एक टाइम को बचा रहा है, टाइम की भी कीमत है। जब एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो हमको टाइम की कीमत समझ में आती है। टाइम की कीमत के लिए तो वैसे व्हाट्सएप पे बहुत सारी सीखने वाली बातें आती रहती हैं, लेकिन लोग व्हाट्सएप को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। हर चीज़ का निगेटिव है, हर चीज़ का पॉजिटिव है। व्हाट्सएप के मैसेज की बात किया तो तुम देख लो, उसमें आएगा समय की अहमियत समझना है तो किससे पूछो, उनसे पूछो जो 1 मिनट की वजह से किसी का एक्सीडेंट रुक गया होगा, वो कहेगा अच्छा वो पीछे ठहर गए थे। किसी की सांस रुक जाती है 1 मिनट के लिए, अगर उसको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला, उससे पूछो ऑक्सीजन की अहमियत और 1 मिनट का वैल्यू क्या है। तो अब उस तक जा कर के हम लोग नहीं सोच पाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय का अपना महत्व है और सेहत का भी उतना ही महत्व है। तो दोनों को एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि पापा ने 20 रुपया बचाने के लिए उतना दूर चलना पसंद किया, और ये भी नहीं मानेंगे कि बच्चे ने 20 रुपया खर्चा किया ताकि 20 मिनट बचा ले। तरीका बीच का भी रखा जा सकता है। हो सकता है बच्चा ज़्यादा आराम करता हो, एकदम नहीं चलना चाहता हो, तो फिर वो गलत है। थोड़ा चलना भी चाहिए जैसा पापा ने डिसाइड किया। और पापा बिल्कुल ही अगर चलने पर ही फिजिकली पूरा हेल्प करते हो, अपना मेंटली काम नहीं करते हो, तो उनको मेंटली काम भी करना चाहिए। इसीलिए किसी बहुत बड़े विद्वान का कहा हुआ है कि जो सक्सेस लोग हैं वो 2 तरह से काम करते हैं। एक फिजिकली करते हैं, पूरे जिस्म की पूरी मेहनत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर प्रशासनिक विभाग में जाओ तो पहरेदार क्या करता है, चौकीदार क्या करता है, हवलदार क्या करता है, फुल डे ड्यूटी करता है। वैल्यू कितना है उसका? दौड़ भी लगाता है, जंप भी करता है, कूद फान भी करता है, कुछ भी करता है, और उसके बाद पानी धूप सब में उसकी ड्यूटी होती है, उसको पूरा करना है। नहीं करेगा मजा है, उसको करना पड़ेगा। और दूसरा आदमी हो सकता है एक आँख से, एक हाथ से, एक पाँव से डैमेज हो, फिर भी वो माइंड का इस्तेमाल करता है, इस माइंड का। और करता क्या है फिर उसके बाद? IPS ऑफिसर बनता है, IAS ऑफिसर बनता है, ठीक है, SDM DSP बनता है,
एसपी बनता है, एसएसपी बनता है, तो बताओ पावर किसके पास ज़्यादा है? दिमाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया या फिजिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? इसीलिए किसी को कम नहीं आंकेंगे हम, किसी को कम नहीं आंक सकते हैं। हाँ पूजा बोलो, क्या बोल रहे हो? इसीलिए कहने का मतलब है कि हम कम किसी को नहीं आंकेंगे। जहाँ शरीर की बात है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए। जिसके पास शरीर का कोई अंग नहीं है उससे पूछो क्या उसकी अहमियत है, बताएगा। इसी तरीके से माइंड के साथ भी है। वो तुम्हारा वक्त जिसको लोग आज कह रहे हैं किसी तरह पास कर ले, किसी तरह पास कर ले, एक टीचर बनने के लिए अभी 64th का रिजल्ट आया है, देख लो। जो लोग ऑलरेडी टीचर हैं उसमें से लोग क्वालिफाई करके बीपीएससी में चले गए, डीएसपी बने, इंस्पेक्टर बने, बहुत तरह के पोस्ट पे गए। उनसे पूछो तो वो कहेंगे मैं सेटिस्फाइड उधर नहीं थी इसलिए मैं इधर आई। तो सेटिस्फेक्शन अगर तुम्हारा जहाँ पे रुक जाता है, तुम्हारा प्रोग्रेस वहीं पे ठहर जाता है। इसी चीज़ को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी लेख के अंदर बोलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि सभ्यता प्रगति से जुड़ी हुई है। आपको हर दिन प्रगति चाहिए। यू मस्ट हैव टू थिंक विद योर प्रोग्रेस। इफ़ यू डोंट थिंक सो दैट यू विल नॉट हैव टू ग्रो अप। अगर तुमने ऐसा नहीं सोचा तुम ग्रो नहीं कर सकते हो। तुमको हर दिन अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम हवलदार को देख करके किसी एसडीएम का या किसी एसएसपी रैंक के आदमी का या किसी आईपीएस ऑफिसर के रैंक का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में ऊपर वाले ने एक बहुत छोटी सी मिसाल तुम्हारे हाथ के 5 उंगलियों से दे दी है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर आदमी एक बराबर नहीं है, और हर आदमी एक बराबर नहीं है तो इसको ऐसे समझना होगा कि हर आदमी का अलग अलग अस्तित्व है और उसका डेवलपमेंट भी उसी के अनुसरण में होगा। तो तुमको देखना तुम कहाँ तक जा सकते हो। तुम जहाँ तक जाना चाहोगे तुम्हारे लिए एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। एक कुशल शासक राष्ट्र को बहुत ऊंचा शिखर तक पहुंचा सकता है, और अगर गधा अगर मिल जाएगा एक शासक तो राष्ट्र को नैया डुबा देगा, याद रखो। इसीलिए बड़ा पद और बड़े पद का निर्वहन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके लिए डेवलपमेंट इसी तरीके से सभ्यता या संस्कृति के साथ होता है कि उसकी प्रगति हर दिन होनी चाहिए। हर आदमी अपने स्तर से अपने आप का प्रगति करेगा तो आदमी कहाँ रहता है? सभ्यता में ना, समाज में रहता है। तो अगर इंसान का डेवलपमेंट होगा तो उसकी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा। इस बात को मानते हुए उन्होंने ये बात कही थी। इसीलिए हमने जो पहला बिंदु रखा वो, और दूसरा बिंदु यही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को जब तैयार किया गया तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध को एकदम समक्ष रखते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये मान लिया गया कि सृजनात्मकता और उदार ये दो चीज़ बचपन की कुंजी है। बिना कुंजी के ताला नहीं खुलता है, तो बिना कुंजी के बचपना बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब बचपना को अगर ताला मान लिया जाए तो बचपना की जो कुंजी है वो कौन है? एक उदारवाद, दूसरा सृजनात्मकता। हमको समझना है व्हाट इज सृजनात्मकता और व्हाट इज उदारवाद। तो उदार को समझने के लिए मतलब तुम जो भी चीज़ हो सामने रहो, फ्रंट से रहो, उदार रहो। ये नहीं कि तुमको हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले को कुछ बोल रहे हैं और दोनों के अंदर कोई समतुल्य हो ही नहीं पा रहा। अपना एक परफेक्ट डिसीजन बनाओ। अभी यही चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अक्सर देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर बोल रहे हैं, अपने ऊपर बोल रहे हैं, बट हमारे सोसाइटी का बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग ऐसा है, वो भले पढ़ता बेटा बेटी हो उसका, लेकिन शायद लगता है कि वो बेटा बेटी नहीं पढ़ रहा है, उसके माता पिता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कैसे करेगा, नहीं करेगा, सारा डिसीजन शायद उसके माता पिता लेते हैं। तो जब तक बच्चे के अंदर ये एबिलिटी नहीं पैदा हो जाएगी कि वो अपनी पसंद से अपना विषय वस्तु चुने, उसको स्टडी करे, अपना स्कोप डिसाइड करे, तो फिर वो बच्चा आगे नहीं डेवलप करेगा। सही मायने में तुमको सोचना होगा कि तुमने क्या किया और उस करने का स्कोप क्या है। क्या तुम्हारा इंटरेस्ट उधर है कि बस पापा ने बोल दिया था, मम्मी ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया तो हमने ले लिया? इट्स नॉट शुड बी द एम। हमको एजुकेशन को समझने के लिए, एजुकेशन की महत्ता को समझने के लिए और अपने आप की महत्ता को पहले समझना पड़ेगा कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद उदारवाद का मतलब हो गया तुम एकदम क्लियर रहो, ट्रांसपेरेंट रहो कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना। इसके लिए तुम क्लियर रहो, डाउटफुल नहीं रहो। उसके बाद हम अगर आगे आते हैं सृजनात्मकता,
अभी तुमको एक उदाहरण दिया था कि 4 आदमी में एक काम को बांटा, एक ने दिन भर में किया, एक ने आधे दिन में किया, एक ने 6 घंटे में किया और एक ने 2 घंटे में किया। तो हम पूछे सबसे अच्छा कौन हुआ तुम्हारे लिए, तो कई का जवाब था, क्या जवाब था? सीधी सी बात है कि जो 2 घंटे में किया, समय की बचत है। आज की डिमांड समय भी है। सृजनात्मकता का मतलब कि समय से नहीं है, सृजनात्मकता का मतलब है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को करने में तुम कितने दक्ष हो। अगर किसी ने दिन भर लगा दिया, एक बात मान लो, किसी इंसान ने दिन भर टाइम लगाया और किसी ने 6 घंटा, किसी ने आधा दिन, क्यों लगाया? टेक्निकल नहीं होगा इसीलिए टाइम लगा होगा ज़्यादा। और वही काम को कोई आदमी 2 घंटे में करके निकल गया तो टेक्निकल होगा, उसने कर लिया। तो हम किसी काम को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए ज़्यादा टेक्निकल होंगे तो उसका रिजल्ट हमें को मिलेगा ना, बेनिफिट। ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए क्या है कि एक तो उदार रहो कि तुमको करना क्या है। इसके लिए सृजनात्मकता का मतलब कि तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम में एकदम स्किल्ड रहो, उसमें कोई कमी तुम्हारे पास नहीं रहे। हम एक इसका एग्जांपल ले रहे हैं जो इस चीज़ से थोड़ा हटा हुआ नहीं बल्कि पूरा हटा हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में आज की डेट का बहुत बड़ा नाम है शाहरुख खान। उसके इंटरव्यू में सुनना, शाहरुख खान ने कहा, हम शाहरुख खान की बात करें, उसने ये कहा था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उनके पसंद का कैरियर मिल जाता है। तो सवाल ये नहीं कि हम जिधर जाना चाह रहे हैं वो हमको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। सवाल ये होना चाहिए कि जिधर हम चले गए हैं उसको हमने कितना किया है, ठीक है। अगर आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको अपना 100% दे दो। आप रिपोर्टिंग में हो, आप टीचिंग में हो, आप मेडिकल वाले फील्ड में हो, ठीक है, आप सेफ्टी वाले फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग वाले फील्ड में, वॉट एवर विद द चूज द फील्ड दैट यू हैव ऑप्टेड। क्या चुना, कैसे चुना, वो नहीं जानते। अब उस फील्ड को अगर चुन लिया है तो अपना 100% जो तुम कर सकते हो उसको दे दो, देन रिजल्ट आएगा। एक स्टोरी है, तुमको सुना रहे हैं तुम लोग का, यहाँ पर हम थोड़ा टाइम लगेगा बट यू मस्ट लिसन द स्टोरी। एक इंजीनियर के बारे में स्टोरी है। स्टोरी है तो जाहिर सी बात सच और झूठ का हम ये नहीं बोल रहे हैं, स्टोरी समझने के लिए होती है। एक इंजीनियर होता है तो उसका जो बॉस रहता है कॉन्ट्रैक्टर, आवाज़ जा रही है ना प्रॉपर? तो कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलता है कि यार एक बिल्डिंग बनानी है और ये सारा चीज़ है, उसके बारे में बता देता है। तो वो बंदा क्या करता है, कहता है नहीं मुझे अब काम नहीं करना है, मैंने काफ़ी कमा लिया, बहुत कमा लिया, मुझे काम वाम नहीं करना। इंजीनियर कहता है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कहता है नहीं कर लो यार प्लीज़, एक काम तो कर लो। कहता नहीं करना है, रिक्वेस्ट करता है, कहता नहीं करना नहीं करना नहीं करना है। बेचारा कॉन्ट्रैक्टर कहता है यार इतने साल का रिश्ता हमारा है, 20 25 30 साल से काम कर रहे हो, एक लास्ट बिल्डिंग बना दो यार, क्या जा रहा है। कहता है ठीक है चलो, कितना दिन में करना है? तो कहता है टाइम तुम्हारी मर्ज़ी। कहता है बजट कितना है? कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। कहता है प्लॉटिंग कितना है? कहता है तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुमको करना हो अपने हिसाब से बेस्ट वर्क करना है। समझ जाता है सब मेरी मर्ज़ी है तो करके हटा देना है। वो क्या करता है, झटपट काम करके 1 महीने के अंदर जाता है, उससे मिलता है सर आपका काम कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कहता है हो गया कंप्लीट? कहता है हाँ हो गया। कहता है चलिए सर काम देख लीजिए जो काम किया। तो कहता है अरे अब काम देख के क्या करना है, छोड़ो हटाओ। कहता नहीं देख लीजिए। कहता है ठीक है चलो। तो कॉन्ट्रैक्टर जाता है इंजीनियर के साथ, दूर से ही देखता है बिल्डिंग आरा तिरछा रहता है कहीं से, मतलब बहुत बढ़िया जो बिल्डिंग बननी चाहिए वो नहीं थी। उसको देख के ही लग गया कि इसने जल्दीबाजी में काम किया, झटपट में काम करके हटा दिया। तो वो कहता है चाबी उसको देता है इंजीनियर को, कहता लो ये चाबी रखो। कहता क्यों? कहता ये बिल्डिंग तुम्हारे लिए बनवाए थे हम कि तुम इतने साल मेरे यहाँ एम्प्लॉई रहे, अब जा ही रहे हो तो एक तोहफा मेरी तरफ से तुमको मिल जाए। तो कहता सर पहले क्यों नहीं बताया? कहता क्या? कहता पहले बोलना चाहिए था ना। कहता क्या पहले बताते? तो कहते अरे सर पहले बताते ये मेरे लिए। कहता नहीं यार क्या बताते हैं, हम तो बोले जो बजट चाहिए ले लो, जो लैंड एक्वायर चाहिए ले लो, जितना मटेरियल चाहिए ले लो, जितना दिन चाहिए ले लो, बेस्ट वर्क होना चाहिए, तुमने अपने लिए बनाया है। उसके बाद वो कहता है इंजीनियर को बेटा एक बात याद रखो, तुम जो कुछ कर रहे हो ना अपने खुद के लिए कर रहे हो। तुम ये काम किसी, अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाने में हम ये सोचते हैं कि मेरा टाइमिंग
30 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, अरे बाप रे 42 मिनट्स क्यों चला गया, 45 मिनट्स क्यों चला गया, वाई एक्स्ट्रा हो गया, ये मेरा अपना डिसीजन होगा। 45 मिनट जाए, 40 मिनट भी नहीं जाए, 30 मिनट में छोड़ दें हम तुमको, 1 घंटा भी ले लें हम। हाँ, ये है कि तुम्हारे पास अगला पीरियड होगा, अगला टाइमिंग होगी, अगली घंटी होगी, डैट शुड बी अनदर क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं, टॉपिक कहाँ से ला रहे हैं, कितनी मेहनत करके ला रहे हैं, सिलेबस उठा के लाए, बुक से मिल गया है, लाइब्रेरी से लाए हैं, इंटरनेट से लाए हैं, व्हाट इज़ फ्रॉम वेयर, हाउ आई हैव, दीज ऑल आर क्वेश्चन फॉर मी। ये सब मेरा अपना सवाल है कि हम अपने आप को डेवलप, ये नहीं कि हम तुमको बता दिया तो तुम जान गए, तुम्हारे लिए क्या काम आया नहीं आया आई डोंट नो। मेरे काम की चीज़ वो हो गई कि इस चीज़ को तुमको एलिब्रेट करके, तुमको समझा करके, कहीं ना कहीं मेरा नॉलेज इस पर कॉन्फिडेंट हो गया। इसके बाद कभी ज़िंदगी में अगर इस पर डिस्कस करना पड़ेगा तो हम बिना किसी चीज़ के डायरेक्टली खड़े खड़े इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये नॉलेज अगर तुमको दे रहे हैं, देन साथ साथ हम खुद भी ले रहे हैं। तुम नहीं पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम नहीं सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। अगर ये एम, ये थीम तुम्हारे अंदर हमारे अंदर होती है, डैट मीन्स अगर आप अपना 100% उस चीज़ को दे रहे हो जिसके लिए आप चुने गए हो, देन योर एवरी ऑप्टेड सेक्टर विल गिव योर सेटिस्फैक्शन। तुम्हारा चुना गया कोई भी जो सेक्शन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, टीचिंग से हो, लर्निंग से हो, पता नहीं किस से हो, मैनेजमेंट से हो, कहीं का भी होगा, वो तुमको सेटिस्फाइड तभी कर सकता है जब तुमको लगेगा कि तुम अपने इस स्किल में पूरे हो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि पढ़ाना है, पढ़ा नहीं पा रहे, हमको मैनेजमेंट वाला कोई काम करना है, कर नहीं पा रहे, इंजीनियरिंग वाला कोई काम है, बिल्डिंग नहीं बन पा रही है हमसे, इट मीन्स समथिंग इज एरर इन बियॉन्ड आवर ओन माई ओन नॉलेज। मेरे पहले के अपने नॉलेज में कोई कमी रह गई है जो हमको आगे ये काम कर पाने में सक्षम नहीं बना रही है। तो तुम उस कमी को खोज लो ना आज, कल वो कमी दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आएगी। अगर नहीं खोजा, काम चला के निकल गया, तो ये कमी फिर दोबारा तुम्हारा रास्ता रोकेगी, ये बैरियर होगा तुम्हारे लिए, और वो बैरियर एक दिन ज़िंदगी का बैरियर बनेगा। इसीलिए सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे सोसाइटी का है कि हम लोग अपने मन से, दिल से, और पता नहीं किस तरीके से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, या गार्जियन पढ़ाया जा रहा है, तो एक बर्डन है, एक सोसाइटी, पता नहीं, इन सब के बीच हम लोग फंसे हुए हैं। तो उसी चीज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि सभ्यता प्रगति अगर करेगी तभी डेवलप करती है। इसीलिए अगर शिक्षा बनाया गया है तो शिक्षा को स्कूल के कैंपस के या स्कूल के क्लासरूम के अंदर सीमित मत करो, उसको सीमितता से बाहर निकल के उसको और बेहतर ढंग तुम अप्लाई करने का सोचो, खोजो, कहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। दिस ऑल फैक्टर बियॉन्ड यू, विथ यू हैव टू बी कंटिन्यूड। तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ चलना है इसको। तुम कब तक लेके क्या क्या लेके चल सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारी एबिलिटी। एक ही सेक्टर में एक आदमी बहुत ऊपर चला जाता है, दूसरा आदमी नीचे रह जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है और किसी का डिमोशन भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो तुम अपने आप को कितना यूज़ कर सकते हो, जितना यूज़ करोगे उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने बताया एनसीएफ 2005 के अंदर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दस्तावेज के पाठ्यचर्या का जो निर्माण किया गया, उसके लिए जो 5 निर्देशक सिद्धांतों की बात उन्होंने की, उसमें पहला सिद्धांत उन्होंने ये रखा कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन में जोड़ दो। जो ज्ञान तुमको मिला है स्कूल तक मत सीमित रखो, खोजो उस पॉइंट को, उन बिंदुओं को कि स्कूल के बाहर किधर है वो ज्ञान जो तुम सीख करके आए हो। उसमें है कि रटने वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग रट लेता है, रट के पास करके एग्ज़ाम पास कर जाओगे ना, ज़िंदगी भी एग्ज़ाम की तरह से है, उसको भी चलाना है तुमको, तो रट्टा हुआ पढ़ाई उसको पार नहीं कराएगा। इसी में पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन किया जाए कि बच्चों का जो है वो चौतरफा विकास हो सके, उसको अवसर मुहैया कराया जा सके, और उसके लिए उसकी जो पाठ्य पुस्तक है वो उसको सही गाइड दे सके, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाओ और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ के देखो। अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट कर दो। आज देखो एग्ज़ाम्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कोविड-19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोविड-19 के आने के बाद 4G फ़ोन का लॉन्च हुआ है, ऐसा है क्या? कोविड-19 जो आया उसके पहले तुम लोग के पास स्मार्टफोन था या नहीं था? सबके पास था, सबके पास था, मेरे पास भी था, तुम्हारे पास भी था। लेकिन हम लोग इसका व्हाट्सअप यूज़, सुनो, हम लोग इसका व्हाट्सअप पे यूज़ कर रहे थे,
ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, फेसबुक अकाउंट यूज़ कर रहे थे, इंस्टाग्राम यूज़, सब कुछ यूज़ कर रहा था कुछ अपने अपने हिसाब से। आज इसका एक यूज़ बढ़ गया एजुकेशन में जोड़ करके। तुम लोग आज ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, कल के डेट में तुम्हारे जो जूनियर्स हैं, तुम्हारे बाल बच्चे हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन हो, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम ये नहीं ना कहोगे अरे पता नहीं किस तरह से ये लोग कर रहा है। तुमको लगेगा अरे हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तुम आज कर रहे हो, बहुत पहले कर चुके हैं। आज सारी सीरीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, क्लासेस, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए। क्यों हो गए? तो मतलब ऐसा नहीं था कि पहले हमारे पास प्रोविज़न नहीं था प्रोविज़न, हमको इसकी महत्ता समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज हमने इसकी महत्ता को समझ लिया है ना। तो अगर हमने उसकी महत्ता को समझ लिया तो उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसीलिए परीक्षा के बारे में कहा गया कि परीक्षा इतना डिफ़िकल्ट मत कर दो कि बच्चा फेल हो जाए। तुम देखो पहले बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो रहा था, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, हम लोग जो बिहार बोर्ड से पढ़ के आए, हम अपनी बात भी बता रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो हम लोग क्या सालाना एग्ज़ाम होता था, ठीक है, छमाही एग्ज़ाम भी होता था, मगर क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी कहीं कहीं होता था, प्राइवेट स्कूल्स में कहीं नहीं भी होता था। तो कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करो, लेकिन कोई फेल भी करता था, कोई पास भी करता था। आज के कुछ साल पहले तक जब बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट आया करता था, पता नहीं बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते थे फेल हो जाने की वजह से। तो सीबीएसई ने शुरू से ही इसमें पहले पूरा नज़र रखा और उसने अपने यहाँ क्या बनाया, उसने अपने यहाँ एफए बनाया। एफए क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। एफए 1 होता है, फिर एफए 2 बनाया, एफए 2 मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। उसमें क्या हुआ कि बच्चों को छोटे छोटे पूरे बुक को करीब करीब 6 हिस्से में बांट दिया, एक बुक का 6 टुकड़ा कर दिया। पहला टुकड़ा से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बच्चों को ओरली पूछने वाला सवाल दिया, क्लास में पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो, बिना बोर्ड के या बोर्ड के सहारे पूछ लो, है ना। हो सके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ के भी कर लो, एमसीक्यू में पूछ लो, ताकि बच्चा कम से कम इतना समझे कि हाँ चलो इस चैप्टर में मेरा कमांड हो गया, उसका डर थोड़ा खत्म हो जाएगा। ये एफए 1 में होता था। फिर एफए 2 में क्या किया, अगले बाकी टॉपिक के साथ ऐसा ही किया, दोनों को जोड़ के एफए 1 एफए 2 को पूरा एफए 1 में ले लिया, समेटिव असेसमेंट। उसमें रिटन में एग्जाम ले लिया, उस रिटन एग्जाम में पूरा एफए 1 एफए 2 का जो पढ़ा हुआ टॉपिक है वो पूछ लिया। तो बच्चे को लगा ये तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं, उसको ये आसान लगा, तो बच्चे सीबीएसई के रिजल्ट में ज़्यादा वैल्यू देने लगे, सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा आने लगा। देखा देखिए आज की डेट में यहाँ भी चेंजेस हुआ है। अभी तुम बिहार बोर्ड का देख लो, इस बार प्रीवियस ईयर भी था 50% का ऑब्जेक्टिव, 50% का सब्जेक्टिव। तुम इसको भी छोड़ो, तुम बीपीएससी का उदाहरण तुमको हम दिए थे, याद होगा, पहले दे चुका उदाहरण, अभी एक बार दोबारा बोल दे रहे। बीपीएससी के अंदर हर साल केस हो जाता था बार बार रिजल्ट के बाद। क्या है तो भाई क्वेश्चन का आंसर गलत था, ये है वो है, उसने जड़ को ही खत्म कर दिया, उसने ई ऑप्शन जोड़ दिया, उसमें उसने कर दिया कि या तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है और नहीं तो एक से ज़्यादा आंसर सही है। इससे क्या हुआ कि ये हर बार जो उसका एग्ज़ाम लेट होता था वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई। अगर एक से ज़्यादा आंसर भी है या कोई भी आंसर नहीं है तो ई को क्लिक कर दो, है कि नहीं। तो इस तरह से उसने अपने आप में बदलाव किया। तो बदलाव निरंतर होते रहना चाहिए। क्या हुआ? चलो अगला क्लास है, इसलिए अपने क्लास को यही पे एंड कर रहे हैं। अगले दिन बात करेंगे एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 के बीच अंतर क्या है। तो लोग पढ़ के रखोगे, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आज बताया है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, बी सेफ, स्टे एट होम, ठीक है। घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, थैंक यू।